अगर जगह जगह ये नेटवर्क हो रोड्स का, मोटरवेज का, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कई गुना तेजी के साथ तरक्की कर सकती है। अगर आपकी फिक्र होती तो 150 अरब रुपया 2 मेट्रो के ऊपर ना खर्च करता। पल्ले वाले साहब हैं जो तब्दीली का नारा लगाते हैं मगर थर में सिर्फ दीदार करना आते हैं। देखो बिलावल बेटा, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती। ये पंजाब में एक दूसरे के दुश्मन हैं मगर यहाँ सिंध में एक दूसरे के दोस्त हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा कि आप जनाब नाना साहब का और वालदा साहब की तस्वीरें लगा के कहें कि मैं भी लीडर हूँ, मुझे भी वोट दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमने बात करनी है इन मामलों पे जो अभी आप देख रहे थे, इमरान खान साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, बिलावल साहब को, क्योंकि दूसरा मरहला जो है बल्दियाती इंतखाबात का वो आने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे भी क्या PMLN और पीपल्स पार्टी सिंध में और PMLN पंजाब में उसी तरह जीत जाएंगे जैसे वो पहले मरहले में जीते हैं, क्योंकि पहले मरहले में जो शहर थे वो PMLN के वो शहर थे जहाँ पे उनकी सूरत हाल कहा जाता है कि निस्बतन बेहतर है, और सिंध में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल वहाँ बहुत बेहतर है जहाँ पहला मरहला था। दूसरे और तीसरे मरहले में पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अगर तो इसको आप पैमाने के तौर पे देख रहे हैं कि इससे पता चलता है कि बल्दियाती इंतखाबात में कोई पार्टी जीतती है तो उसकी मकबूलियत कितनी है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, वो अमेरिका पहुँच गए हैं और वहाँ जो दौरा है आर्मी चीफ का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने दौरा किया। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनका दौरा बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ का जो दौरा है वो क्या उसी दौरे का तसलसल है या कुछ और है। जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उनमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमेरिकन अखबारात ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। वो अखबारात जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की खबरें ज़्यादातर देते हैं, उन अखबारात के हवाले से छपा है कि वो अखबारात ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं आर्मी चीफ के दौरे को। इससे पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा था उसको बाद अखबारात ऐसे लिख रहे हैं और बाद सहाफ़ी ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा एक रस्मी दौरा था और ख़ारजी मामलात में जो मियां साहब का मैंडेट है वो उतना तगड़ा नहीं है जितना राहील शरीफ साहब का है। और अमेरिका को पाकिस्तान से जो प्रॉब्लम्स थी, जिनके बारे में पहले भी डिस्कस हो रहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को बड़ी खटकती है, इसराइल को बहुत खटकती है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो अमेरिका से इसके बारे में शिकायत करते हैं, बार बार अमेरिका पे दबाव डालते हैं कि उसके बारे में पाकिस्तान से बात करें। तो हमारी जो सियासी क़यादत है वो उस पर कुछ नहीं कर पाई, तो अब अमेरिका चांस ले रहा है कि राहील शरीफ साहब पे भी वो कोशिश करे कि उनके सामने ये डिमांड्स रखे और कहीं पे ये मामला तय करने की कोशिश की जाए। लेकिन इंडिया की आर्मी बहुत बड़ी है, इंडिया के पास वेपन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनका तोपखाना बहुत है, उनकी अददी कुव्वत बहुत बड़ी है, लिहाजा हमारे पास जो ये हमारी टेक्नोलॉजी है ये एक बेहतरीन तोड़ है किसी भी जारहाना किस्म का जो आज़म है उसको काउंटर करने के लिए। पाकिस्तान के पास ये एक बेहतरीन तोड़ हो सकता है। तो ये दौरा आर्मी चीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनका आपसे तारुफ करवा देता हूँ। शेख रोहेल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ पे लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ अली जैदी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची के सदर हैं तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं, बड़ी मेहरबानी आपको भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले शाहिद लतीफ़ साहब आप ही से सवाल करूँगा कि अभी कुछ अरसा पहले एक दौरा मियां साहब ने किया था, अब एक दौरा आर्मी चीफ करने जा रहे हैं, इन दोनों में हम क्या फ़र्क करके देखें, दोनों में फ़र्क है क्या? और दूसरा मुझे साथ ही आप ये बताइए कि अमेरिकन हमसे क्या डिमांड कर सकते हैं और हम उनसे क्या डिमांड कर सकते हैं इस दौरे में? देखें जी, जहाँ तक फ़र्क का ताल्लुक़ है, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो गए थे एज़ प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस और बाकी जितने इदारे हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका एक अपना दौरा जो है उसका एक ओवरऑल पाकिस्तान से ताल्लुक़ और ख़ासकर ख़ारजी मामलात में उनकी एक अपनी पोजीशन है। ओवरऑल उनसे बात करना एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बात करने वाली बात थी। आज जो आपके आर्मी चीफ गए हैं उनका जो दायरा कार है वो ख़ासकर पाकिस्तान में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इर्द गिर्द
और ख़ासकर जो दहशत गर्दी वाला मामला जिसको हम पिछले 10 साल से भुगत भी रहे हैं और उसका अब हमने सद्देबाब बड़े ज़ोर शोर से किया है ज़रब-ए-अज़ब के थ्रू, मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में ज़्यादा बातचीत होगी। फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हमारे एक तात्तुल का शिकार हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो एक तावन वाला मामला था उसमें कुछ रुकावटें डाल दी गई हैं। तो एक्चुअल ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दहशत गर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस खित्ते में इंडिया के साथ जो हमारे बहुत सारे मामलात बड़े रीसेंट पास में बिगड़ गए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो सब्जेक्ट्स हैं मैं समझता हूं जो ज़ेरे बहस आएंगे। और ये जो एक नई डेवलपमेंट हुई है फ्रांस में, जो दहशत गर्दी का बहुत बड़ा वाकया जिसको आप फ्रांस का 9/11 कह रहे हैं, वो हुआ है क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की विजिट के बाद हुआ है। तो खलीजी रियासतों में, मशरक़ वस्ता में जो एक नया थ्रेट दाइश का जिसने जन्म लिया है, और अब तो दाइश जो है वो अफगानिस्तान में भी है। मेरा ख्याल है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आर्मी चीफ के साथ ज़ेरे बहस आएंगे। इस पर तावन की बात की जाएगी और वो जो डू मोर वाली बात है, मैं समझता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो अब डू मोर का मुतालबा बड़े ज़ोर से करेंगे कि जी हमने जो कुछ करना था वो तो बहुत सारी कीमत उसकी हमने चुकाई, और आज भारत भी हमारे साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है कि नया स्ट्रक्चर दाइश और तालिबान को मिला के उसने अफगानिस्तान में खड़ा कर दिया है। हम तालिबान को मेज़ पर लाने की बात कर रहे थे, उन्होंने उसमें भी रुकावटें डाल दी, सेबोटाज कर दिया उसको। और लिहाजा अगर इस तरह हमारी मशरकी सरहद पर गोलाबारी करते रहे और जो इंतहा पसंदी के मामलात हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जिसके तहत कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला बनकर फिर सामने आ गया, तो अगर कश्मीर ऐसे चलता रहा तो हम दहशत गर्दी को कैसे लड़ पाएंगे? पाकिस्तान की सारी फौजी ताकत जो है वो तो आप कहीं और लगाना चाहते हैं, तो हमारी अगर मदद नहीं आप करते, कश्मीर की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं होती। इसी तरह खलीज में और मशरक़ वस्ता में अगर आपकी पेशरफ्त ऐसे ही रही कि जी इजराइल को खुश रखना है, तो फिर दाइश तो आगे चलेगी यूरोप की तरफ। वो तो नाइंसाफियों के खिलाफ शायद जी साहब हम तो अपने अरमान लेकर गए हैं ना। पाकिस्तान जो यहाँ से गया है वो तो अपनी सोच लेकर गया है। मियां साहब भी गए थे, वो अपने एक जहन बनाकर यहाँ से गए थे। अमेरिकन अपनी डिमांड्स रख के बैठे होते हैं। तो जनरल बाजवा साहब ने जो अभी बात की है ISPR की जानिब से, उनका जो स्टेटमेंट है बड़ा अहम है। उन्होंने कहा जब हमने ज़रब-ए-अज़ब शुरू किया, हमने इनको पहले बता दिया था, अफगानिस्तान में ना नेटो ने ना अफगान फोर्सेस ने, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। यहां से लोग, हमने पहले बताया था कि भाग के वहां उनको वहां पकड़ा जाए, मारा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वहां पे वो लोग पनाह लेके बेहतरीन अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम मांग क्या सकते हैं? क्या हम ये मांगेंगे कि हमें वहां जाके ऑपरेशन करने दें? हम ये मांगेंगे कि हमें वहां पे इंटेलिजेंस फराहम करें, या ड्रोन जाने दें हमारे वहां पे, या एयर स्ट्राइक करने दें हमें, या आप उन्हें मारें और हमें बताइए? हम क्या मांग सकते हैं उनसे? देखें, हमें मामले अब बड़े साफ और क्लियर तरीके से टेबल पर रखकर बात करनी है। ये जो दोहरी पॉलिसी है जो हमने देखी जब अमेरिका भी अफगानिस्तान में था, तो मुल्ला फजलुल्लाह के जरिए TTP को नूरस्तान और कुन्नड़ के इलाके से हमारी सरहदों पर अटैक करने की इजाजत थी और वो करते रहे। तो अब ये मामला आगे नहीं चलेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अगर अफगानिस्तान से इस तरह के मामले आगे चलेंगे तो ना अफगानिस्तान में सुकून आएगा, ना पाकिस्तान उस हालत में होगा। और जो अमेरिका का हदफ है कि अफगानिस्तान में पीस और जो है वो सुकून हो, और ताकि वो वहां से निकल सकें, तो ये हदफ तो पूरा नहीं हो सकेगा। और हमें मालूम है कि इस हदफ के रास्ते में भारत जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है। और जो आपने ये बात की कि जी हम उनसे मांगेंगे क्या, मांगेंगे हम ये कि जी आप भारत को सबसे पहले जो सबसे बड़ी रुकावट है अमन के रास्ते में इस खित्ते में, उसको उस पर दबाव डाल के उसको पीछे करें। कश्मीर की तरफ कोई मामलात आगे लेकर चलें। UNO की करारदाद है, उसमें आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिल बैठकर यह मामला हल करने दें। और हम हल कर सकते हैं। तालिबान को हम मेज पर ले आए थे, उसको दूर करने वाला फिर से भारत है। हमने वो इंफॉर्मेशन तो वहीं से लीक हुई थी, बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन तो वहीं से लीक। मैं लेकिन एक चीज और मैं जरा यहाँ पे रोहिल असगर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि सर मामला इस तरह के हैं। ये जो पहले तो मुझे ये बता देंगे, ये जो रिपोर्ट हो रहा है कि राहील शरीफ साहब खारजा पॉलिसी के हवाले से ज्यादा मुअस्सर है एज कम्पेयर टू मियां नवाज शरीफ साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, ये फॉरेन मीडिया भी कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ہم اصل کنفیوز کر دیتے ہیں کئی چیزوں کو, بہت ساری چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. آرمی کا اس کے وقت بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب میں باتیں سن رہا ہوں شاید لطیف صاحب کی, ان کا اپنا ایک تجربہ ہے, ساری زندگی انہوں نے فوج پاکستان میں گزاری, تو ان کو اسٹریٹجی کا پتہ ہوگا, پلاننگ کا پتہ ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیں آپ کہ آرمی کبھی اپنی پلاننگ شو نہیں کرتی, ڈسکلوز نہیں کرے, بالکل نہیں کرتی نا. کیوں کرے؟ اگر آپ اس کو پبلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں, اس لیے آپ کبھی نہیں کریں گے. سیکنڈلی جو آپ بات ابھی ڈسکس کر رہے تھے آپ نے نیوکلر ویپنز جو ہے ڈے فرسٹ, کوئی شک نہیں کہ شروعات جو کی سول گورنمنٹ نے کی, ذوالفقار علی بھٹو نے کی, اور اس کے اینڈ میاں نواز شریف کے دور میں ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اتنے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ سویلین اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا پولیس آپ کی اس قابل ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں یہ دے سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی وہی فورس کرے گی جس کے پاس ایبلٹی ہے, اور اگر کسی نے بات بھی کرنی ہے تو اسی سے کرے گی, اس سے کرے گی. اچھا لیکن میں جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ایکچولی پرابلم اس سے آ رہا ہے. میں گزارش, وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا, یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں, ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کی گیم کھیلتا ہے. وہ مجھے یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہماری بہت دوستی ہے اس کے ساتھ, ہم بہت قربت ہے ان کے ساتھ, یہ کوئی قربت کوئی دوستی نہیں ہے, مفادات کی گیم ہے. اب امریکنز کا جتنا فائنینشیل جو ہے وہ سارے کا سارا جوش کے پاس, اور اس وقت جو آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے, شاید لطیف صاحب سے پوچھ لیجیے, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, اب تو وہ ہڈن سیکرٹ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. آپ کی جو رینج ہے وہ اسرائیل کو بھی ہٹ کرتی ہے. اب امریکنز کو وہاں سے پریشر ہے کہ آپ یہ چیز کو روکیں, اب نہیں رکے گا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں, اس کا سہرا بھی امریکنز کے سر پہ ہے کہ اب یہ پاکستان کی کوئی گورنمنٹ, چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو, چاہے کمزور ترین حکومت ہو, اس معاملے میں کوئی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا کہ یہ آپ کے سروائیول کی گیم ہے. آپ کے سر کے اوپر انڈیا بیٹھا ہوا ہے. اب امریکنز جو ابھی شاید لطیف کہہ رہے تھے نا کہ نکلنا چاہ رہے افغانستان سے, میں معذرت کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں, افغانستان سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے, اس لیے کہ افغانستان کے لیے نہیں آئے وہ. سینٹرل ایشیا, افغانستان, وہاں جو وہاں را مٹیریل کے لیے, ایگزیکٹلی وہ ایک بالکل ورجن کنٹری تھی. وہاں پہ جو مدنیات تھیں, جو دولت تھی, مالا مال تھا, وہ افغانستان وہاں سے نکالنا چاہتے تھے, لیکن وہ تر نکالنے والا نہیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا, چائنا کے خلاف آپ نے کھڑے ہونے سے منع کر دیا, آپ نے ایران کے خلاف کھڑے ہونے سے منع کر دیا. اب کون, آپ کا خیال ہے کہ انڈیا اپنا شولڈر دے گا, آپ کا کندھا دے گا؟ نہیں, کبھی نہیں دے گا. انڈیا کبھی ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا بہت کمزور ہے. اب کیوں جائیں گے امریکنز وہاں سے؟ کیونکہ امریکنز سمجھتے ہیں کہ آنے والی تھریٹ جو ہے, اب دیکھیں نا چینجز آ رہی ہیں نا, گلوبل وائز چینجز آ رہی ہیں. امریکنز, یہ ایریا امپورٹنٹ ہو رہا ہے سارا کا سارا. کیوں ہو رہا ہے؟ چائنا اور رشیا آپس میں دونوں ایک طاقتیں بن رہی ہیں, اکٹھا ایک طاقت بن رہی ہے, اور چائنا نے آج تک کبھی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیا, آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن دی فرسٹ ٹائم سیریا میں چائنا نے دخل دیا. ٹھیک, آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے, اب یہ داعش کا جو ٹنٹا شروع ہوا ہے, there is no doubt that ہے, لیکن بنائی کس نے اس کو نہیں. کوئی یہ کہے, یعنی فرانسیسی اگر وہ آج بات کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ, تو وہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ امریکن پالیسیز ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں. وہ نہیں کہہ رہے تو ہم بھی نہیں کہہ رہے سر, ہم نے بھگتی ہیں. ہمیں کہنا چاہیے. میں پرائم منسٹر کی بات کرتا ہوں سر, آپ یون میں کھڑے ہو کے بات کریں. دیکھیں, پرائم منسٹر جو ہے, یا جو آپ ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں, ڈپلومیٹک کانز ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری. اب ابھی آپ باتیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, اب ساتھ ساتھ میں ایک وہ لگاتا جاتا ہوں کہ وہ سہ جائے. پہلی دفعہ, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک, شاید آپ کو بھی پتا ہوگا, علم ہوگا, پہلی دفعہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف جس کا نام رحیل شریف ہے, انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ را کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں بھی اور کراچی میں, پہلی دفعہ کسی نے کہا. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے اگر چیف آف آرمی صاحب کو بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو بڑی دو سٹرونگ, بڑے زبردست ایویڈنس ہیں. نہیں, ان کے پاس دو ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI, جہاں سے ان کے پاس بڑا ہی ثبوت موجود ہوگا. اب یہ ہوگا
کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب گئے وہاں پہ وہ ڈیفینیٹلی افغانستان میں جو کہہ رہے تھے نا شاید لطیف بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں سے جو لوگ بھاگ کے افغانستان میں گئے ہیں وہ آپ کے ہاں آ کے اپنی وہ حرکتیں اور وہی اپنے معاملات وہی اپنی اسٹریٹجی ان کا اڈاپٹ کیا. کئی دفعہ آپ نے ان سے کہا لیکن ان کے کان پہ جوں نہیں دیں گی. اس لیے میرے خیال میں بہت ساری باتیں اور ہیں. یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ڈسکس میں ایک اور چیز بھی ہے نا علی زیدی صاحب, جو پچھلے ایک دو ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ ایک آرمی کا سٹیٹمنٹ ہے, پھر گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے, پھر اپوزیشن کے بیچ میں بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں. خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, جب ان سے پہلی مرتبہ یہ سوال کیا گیا تو ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک دراڑ ہے تعلقات کے بیچ میں. وہ جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ تاثر ملا پچھلے ایک دو ہفتے میں. اس تاثر کے ساتھ آرمی چیف کا دورہ امریکہ, امریکنز کیا سوچ رہے ہیں, دنیا کیا سوچ رہی ہے, آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ عمران تھینک یو. آپ نے اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں دو باتیں کی تھیں جس میں آئی تھنک آپ نے پورے شو کا نچوڑ نکال دیا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کیچ کی گئی. وہ آپ نے پہلے کہا کہ جی اوباما کا جس کی ہم کو سخت طریقے سے مذمت کرنی چاہیے, پہلے جو پیرس میں وہ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے اور لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں, لیکن اوباما صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ جی مہذب دنیا پہ اٹیک ہے. یہ باقی وہ اکیلے ہی مہذب ہیں, وہ غیر مہذب لوگ ہیں. وہ خالی وہی مہذب ہیں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں. علی زیدی یہ کر کے بھی ہماری توہین ہے, یہ بات کر کے بھی. ہاں مطلب یہ کمال ہے, یہ کمال کی بات ہے کہ آئی تھنک فورن آفس کو ایک تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پہ کتنے اٹیک ہو چکے ہیں. یہ ریمنڈ ڈیوس بھی مہذب دنیا پہ یہاں پہ آیا کہ یہیں سے پکڑا گیا تھا اٹیک کرنے ہم لوگوں پہ. اور دوسری بات آپ نے جو کی نا وہ تھوڑی سی پولیٹیکلی, اس پہ آپ ذرا خود سوچیں. آپ نے کہا کہ جو یو ایس میڈیا ہے یا یو ایس پرنٹ میڈیا, اسپیشلی جو یو ایس پرنٹ میڈیا پرو اسٹیبلشمنٹ, پرو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہ یو ایس یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمپلیکس ہے, ادھر سے جو زیادہ جن کی ڈوریں ہلتی ہیں, جس میں بہت سارے واشنگٹن ڈی سی کے اپنے نیوز پیپرز ہیں, وہ شاید جنرل راحیل شریف کے ٹرپ کو یا ٹور کو یا دورے کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں بنسبت نواز شریف صاحب کے یا پرائم منسٹر صاحب کے ٹور کے. یہ آپ نے کہا نا, اور یہی نظر آ رہا ہے کیونکہ آرٹیکلز بھی زیادہ آ رہے ہیں, اوپینینز بھی زیادہ آ رہے ہیں. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بلکہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آرمی چیف جو بھی ہو, آج راحیل شریف صاحب ہیں, کل کوئی اور تھا, کل کوئی اور ہوگا. پرائم منسٹر جو بھی ہو, آج میاں صاحب ہیں, کل کوئی اور تھا, کل کوئی اور ہوگا. لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو چیف تو جو کمانڈر ان چیف ہے وہ تو یا تو پریزیڈنٹ ہے یا چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے. تو یہ کوئی ہماری اپنی فورن پالیسی کا فیلئر نہیں نظر آ رہا ہے اس میں کہ جی پرائم منسٹر جاتا ہے شاید اس کو کم مل جاتی ہے اور جو آرمی چیف جاتا ہے اس کو زیادہ مل جاتی ہے. یہ ایک تو خود یہ سوالیہ نشان ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. وہ وہاں کیوں گئے؟ اب وہ بہت سارے ان کے بھی آتے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ ان کے بھی چیف آ کے مل کے جاتے ہیں, نیٹو فورسز کا کمانڈر بھی آ کے مل کے جاتا ہے. وہ تو آپ کی آرمی فرنٹ لائن ہے, وار آن ٹیرر میں لڑ رہی ہے. ہمارے جوان کتنے سالوں سے شہید ہوتے جا رہے ہیں. مطلب ایک یہ تو ایک الگ ہی پوری ڈسکشن ہے نا کہ آرمی پاکستان کی آرم فورسز نے اور پاکستانیوں نے اور بائی دا وے پورے پاکستان نے جو اس وار کی پرائس پے کی ہے, جو قیمت اس وار کی پاکستان نے پے کی ہے, وہ تو میرے خیال میں انپیرلل ہے کسی اور سے. ہم تو افغانستان کی جنگ جو رشیا انویڈ کے جب سے پرائس پے کرتے آ رہے ہیں, تو سارے جتنے ہم نے مجاہدین جو ریفیوجیز رکھے ہیں پاکستان میں, میرے خیال میں کوئی اور کبھی اتنی بڑی تو مائگریشن ہوئی نہیں ہے. اور آج تک بیٹھے ہیں ہم, آج تک رکھ رہے ہیں ان کو, اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنا مقصد جب ان کا پورا ہو گیا. آج بھی یہی لگ رہا ہے. دیر فور روہیل صاحب کی ایک بات سے میں ضرور ایگری کروں گا. دیکھیے جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ, امریکنوں سے آپ بات کریں وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ پہلے دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے 2008 میں جب یہ جارج بش تھا پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ جی امریکن بوٹس, کیونکہ ڈرونز تو آ رہے تھے, کہ امریکن بوٹس جو ہیں وہ لینڈ کریں گے پاکستان میں. اس زمانے میں واشنگٹن ڈی سی میں نے 3 ہفتے گزارے, اینڈ آئی میٹ آل دی سینیٹرز. جس وقت سینیٹر بائیڈن اور کیری اور ہیری ریڈ, ہم ساروں کی کئی دفعہ سے ملاقات ہوئی. انفیکٹ میں نے ایک خان صاحب کا بھی ایک دن کا دورہ کرایا تھا, ان کو یہ سمجھانے کہ اگر آپ نے پاکستان میں امریکن بوٹس اتار دیے تو بڑا ڈیمیجنگ ہوگا فار دا ہول ریجن. اور اس میں کیونکہ ریپبلکن وائٹ ہاؤس تھا, ہم ڈیموکریٹس کے ساتھ ہم نے بڑی نیگوسیشن کی اور ان کو سمجھایا کہ یہ بالکل دس از ناٹ این آپشن, یہ ڈسکشن میں بھی نہیں آنا چاہیے. ایز اٹ از ڈرون ہمارے سر پہ ایک مصیبت تھی. آج بھی میرے خیال میں ان پالیٹکس, وہ ایک محاورہ ہے نا, ان پالیٹکس
in business and वो on a lighter note in marriage, आपको ये कभी भी नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप नेगोशिएट करते हैं। तो शायद हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर अब 2.5 साल के बाद अपॉइंट कर ले, ताकि मियां साहब क्योंकि इतने बिजी हैं वो एक फॉरेन मिनिस्टर नेगोशिएट तो करना शुरू करे। जब मुल्क में वाकई ये एक सवाल बनता है, जब मुल्क में सर सारा काम हो रहा है, आप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, मियां साहब के पास करने के लिए इतना कुछ है सर मियां साहब के करने के लिए कि उनसे ज्यादा बिजी प्राइम मिनिस्टर इस रीजन में नहीं होगा, तो वजीर खारजा तो होना चाहिए। आपको गुजारिश करूं, वजीर खारजा भी मौजूद है। मैं ब्रेक के बाद पूछ लूं आपसे? चलिए एक ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आते हैं फिर पूछते हैं। वेलकम बैक नादरीन जी। सर रोहिल असगर साहब, अब आप बता दें वही वाला मामला कि वजीर खारजा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक वजीर है सर, देखिए तो बंदा अपॉइंट कर दें पक्का जिससे सारे मीडिया भी पूछ ले उससे कि जनाब क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, उस दो शख्सियात उसमें आपके खारजा डिपार्टमेंट में, फॉरेन डिपार्टमेंट में दो बड़ी मंजी हुई। सरताज अजीज साहब हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक एक्सपीरियंस है, और उनके साथ फातमी साहब जी, फातमी साहब का भी अपना एक मकाम है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। मतलब ये ठीक है, आप बात कर लेते हैं, ठीक है, आप डिस्कस कर लीजिए कि भाई ज़रूर होना चाहिए एक होल टाइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो ये मिनिस्टर ही हैं, आप इनको मिनिस्टर समझेंगे। ये जितनी समझें सर मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कुछ और जितना वो दुनिया में कहीं जाएगा वो एज ए मिनिस्टर जाएगा। अब भी वो जाते हैं एज ए मिनिस्टर ही जाते हैं ना, वो नहीं सर मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर नहीं जाते, एज ए मिनिस्टर्स मीन कि दे रिप्रेजेंट द स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो। जब भी जहाँ पे भी कहीं जाएंगे ऑफिशियल टूर होगा तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फातमी साहब का अपना एक तजर्बा और ख़ास तौर पे इसी फील्ड में, और सरताज अजीज साहब का एक अपना। मियां साहब वजारत खारजा क्यों नहीं छोड़ते, बस ये बता। नहीं खारजा मियां साहब, हम ये कहते हैं मियां साहब का बर्डन भी कम होना सर, इतना सारा काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ख्याल है कि जितना भी होगा वो तो सारे डिसीजंस तो ऑब्वियसली कैबिनेट में होते हैं, तो जब कैबिनेट में ये लोग जाते होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्कशन होती होगी, और वहाँ पे डिस्कशन होते होंगे, और डिस्कशन के बाद डिसीजन होते होंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में इसको इतना बड़ा इशू हमें बनाना नहीं चाहिए, हमें देखना ये चाहिए कि क्या छोटा सा भी इशू नहीं है ये, वैसे तो अगर बड़ा नहीं है मेरे ख्याल में इमरान, मैं इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा ऊपर उठ के देखता हूं। आपको लगता है इशू है ही नहीं? मैं उठ के देखता हूँ कि ये मिनिस्टर ना बनाया, मिनिस्टर बना दें, ये मेरे ख्याल में चलें सर, अगर चलते हैं, अगर डिलीवर हो रहा हो ना, सिस्टम अच्छा चल रहा हो तो फिर तो ये सवाल भी ना। मैं थोड़ी सी आप ऐसा बुरा भी नहीं है। मैं अली जई साहब से जी फरमाइए। मैं इमरान, देखिए फॉरेन मिनिस्टर का काम खाली ये नहीं होता, फॉरेन मिनिस्टर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। मैं जरा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कभी आप मुल्क के बाहर जाएं तो आप पाकिस्तानी एम्बेसीज का या पाकिस्तानी कमीशन जो भी है, एम्बेसी हैं, काउंसलेट्स हैं, उनका जरा आप हाल देखें। बहुत जरूरी है कि एक फॉरेन मिनिस्टर हो, बिकॉज उसका दूसरी फॉरेन मिनिस्टर से राब्ते के साथ साथ ये काम भी होता है कि जी सारी जो काउंसलेट्स और एम्बेसीज हैं उनका, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डू दिस। ये कोई सुपरमैन अगर आ जाए वो भी फेल हो जाए तो नहीं, मुझे इस इशू की समझ नहीं आ रही। या तो फिर आप उनको अली ज़ादी, मुझे ये समझ सर आप वज़ीर रेलवे भी खत्म कर दें, बिल्कुल, फिर आप वज़ीर दाखिला भी खत्म कर दें, फिर आप वज़ीर दिफा भी खत्म कर दें, मियां साहब को दे दें और बंदे इसी तरह रख लें, अपॉइंट कर दें ना। इमरान, बात ये है कि ऑलरेडी वहाँ पे वो एडवाइजर्स भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स भी हैं, तो एक की मतलब अब देखें ना, स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइजर दे आर इक्वल टू द मिनिस्टर, जो स्टेटस उनको दिया हुआ है। तो अब वो डिसीजन भी लेते हैं, फॉरेन टूर्स भी करते हैं, और वो ऑब्वियसली जब जाते होंगे अपने जाके वहाँ पे जो आपके कॉन्सुलेट्स हैं या एम्बेसीज हैं उनको देखते होंगे, लुक आफ्टर करते होंगे। क्यों, मुझे इतना कुर्बत नहीं है सर। आपकी जो सारी स्टेटमेंट्स ना वो होंगे पे हैं, नहीं मैं भी आप ये बात कर रहे हैं, आपने कोई भी बात है कि ऐसे हो रहा है, जो चीज मुझे नजर आ रही है, जो चीज नजर आ रही है, परसेप्शन जो है वो उस पे बात, परसेप्शन जो मैं देख रहा हूँ, जो फील आपका ख्याल है कि अमेरिकन टूर में साथ नहीं थे, दोनों शख्सियत साथ थी, उससे पहले भी साथ थी, जहां टूर होता है वहां साथ होते हैं, और इंडिपेंडेंट टूर्स भी करते हैं वो। रोहिल भाई, जी रोहिल भाई, एक जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है ना, जो एग्जीक्यूटिव, देखें एडवाइजर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिनिस्टर की होती है। सो अगर फातमी साहब बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह मुझे लगता है कि बड़े काबिल आदमी हैं, उनको अब सेनेटर इलेक्ट करा के उनको बना दे फॉरेन मिनिस्टर, ताकि उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो नोटिफिकेशन में जाना शुरू कर देंगे, एडवाइजर के पास थोड़ी होती है, बोझ बढ़ गया खजाने पे। सर इसका तो मार्जिन खुद आपको दे रहे हैं। मैं वाकई ये नॉन इशू है, वाकई ये नॉन इशू है। हम पार्लियामानी फॉर्म में शाहिद लतीफ साहब से पूछते हैं ना, सर आप तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना,
شاہد لطیف صاحب یہ نان ایشو ہے, وزیر خارجہ ہونا چاہیے پراپر میاں نواز شریف صاحب سے ہٹ کے, کیونکہ میاں صاحب کے پاس تو کرنے کے لیے بہت کام ہے. دیکھیں اس کو نان ایشو روہیل صاحب تو کہہ سکتے ہیں, دنیا اس کو نان ایشو نہیں سمجھتی, نہ پاکستان اس کو نان ایشو سمجھتا ہے, نہ باہر کی دنیا میں. اگر آپ منسٹر بناتے ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں علی زیدی صاحب کے ساتھ, یہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے منسٹر کی. یہ جو ابھی انہوں نے باہر کے کونسولیٹس اور ایمبیسیز کی بات کی, یہ ایک منسٹر ہوگا تو وہ ان چیزوں پہ ڈیسیژن لے گا. کیا یہ چھوٹے چھوٹے سٹاف کی چینجز, آگے پیچھے ان کے معاملات, مطالبات, اس کو حل کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی میز پہ فائلیں جائیں گی؟ ابھی تو پرائم منسٹر کی میز پہ فیصلے ہوتے ہیں, ان کے سائن چاہیے. تو آپ اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے ان کو, بنا دینا منسٹر ان میں سے ایک کو, تاکہ ان کی اتھارٹی ان کے پاس ہو. ادر دین کور ایریاز جو پاکستان کے لیے ڈیسیژن میکنگ کے ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ میں کر کے آپ کریں. مگر بہت سارے علاقے جن پہ ایک منسٹر ایکٹ کرتا ہے, وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی میز پہ جائیں گے. اختیارات, مکمل اختیارات آ جاتے ہیں ایک آدمی کے پاس, اور پھر وہ میاں صاحب کی ٹیبل پہ آنے کے بجائے وہ براہ راست خود وہ منسٹر حل کر دیں. معافی معذرت کے ساتھ چھوٹی سی مہربانی کریں, آگے میرے خیال میں آپ کا سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, اس کو یہاں چھوڑیں. مجھے ٹائم لے لیا ہے, 80% مہربانی کریں. مجھے ذرا ایک منٹ, ایک چیز, مجھے ایک چیز اور پوچھنا ہے. میں یہ بلدیاتی انتخابات میں تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں. اچھا میں ایک منٹ, شاہد صاحب آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. مجھے بات تو کرنے دیں. میں, آپ مکمل کر دیں سر, پھر جلدی سے مکمل کر دیں. میں نے آپ ہی سے سوال کرنا ہے. آپ جی پلیز. نہیں, ایک منٹ ٹھہرے نا, مجھے مکمل کرنے دیں, مجھے ٹائم دیں, کیونکہ یہ دو شاید آپ کے قریب میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں, اور دوسرا مسئلہ جو روہیل صاحب نے ایک اور ہائی لائٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ امریکنوں کے ارادے نہیں ہیں جانے کے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا دیکھیں ڈرا ڈاؤن کرنے کا تو ان کا پلان تھا نا, اب انہوں نے اس کو ڈیلے کیا. وہ کیوں کیا؟ یہ امریکہ جو ہے یہ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے مختلف ہے. وہاں جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ ہر چیز کو سوال کرتے ہیں. وہ بیٹل فٹیگ 10 سال سے ان کی جو فوجیں یہاں پہ ہیں, ایک مرتبہ انہوں نے فیتھ سیونگ کے لیے ان کو نکالنا ہے. میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا. مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے لانگ ٹرم انٹریسٹ ہیں. یہ ایشیا پیوٹ, امریکہ کا چائنا کو کنٹین کرنا, انڈیا کو اوپر لے کے جانا, اور اتنے سارے بلینز اینڈ ٹریلینز کی انویسٹمنٹ جو یہاں پہ ہے وہ جانے کے لیے نہیں ہے. تو میں ایک اور اینگل سے بات کر رہا تھا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی انہیں افغانستان میں ایک ایسا پیس چاہیے جس کے تحت وہ اپنے ملک کو, لوگوں کو بتا سکیں کہ اس کے تحت ہم اپنی فوج کو فی الحال وہاں سے نکال رہے ہیں. پوائنٹ ٹیکن سر, آپ کا نقطہ آ گیا سر. مجھے یہاں ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو بڑے ایک ٹائٹ ماحول چل رہا ہے دوسرے مرحلے میں, میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ٹانگیں مت کھینچو, اور جو یہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہماری نہیں, یہ پاکستان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب کہتے ہیں جی اسٹیل مل کا آپ کا تجربہ ہے ساری زندگی کا, اور اسٹیل مل ہی پاکستان کی خسارے میں جا رہی ہے. جو مشرف کے دور میں 8 ارب روپے کا فائدہ دے رہی تھی, وہ 8 ارب روپے کا اس کے پاس منافع تھا, آج وہ 2 ارب روپے کے خسارے میں کیسے چلی گئی ہے. میاں صاحب سے خان صاحب سوال کر رہے ہیں, اور ان میاں صاحب سے کر رہے ہیں جن کا زندگی کا سب سے بڑا تجربہ جو ہے وہ اسٹیل مل چلانے کا, ان کی فیملی کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ اب سٹیٹمنٹس ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور خان صاحب کے. تو سب سے پہلے میں علی زیدی صاحب, یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں آپ ہماری نہیں کھینچ رہے ہیں, یہ پاکستان کی ٹانگیں آپ کھینچ رہے ہیں, اگر کھینچ رہے ہیں تو, اور یہ آپ غلط کر رہے ہیں. وہ روز شکایت کرتے ہیں اور آپ لوگ روز باز نہیں آ رہے. عمران دیکھیے, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کون سا شخص اس ملک میں ایسا ہے, انکلوڈنگ دا ممبرز آف دا پارلیمنٹ, جو یہ کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سندھ میں, یہاں پہ کوئی کاش کے کوئی پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ جو الیکشن انہوں نے سندھ میں کرایا ہے, الیکشن عمران صاحب لوگ ووٹ گنتے ہیں, الیکشن جب دن ختم ہوتا ہے ووٹ گنے جاتے ہیں. ہم خیرپور میں باڈی بیگز گن رہے تھے ووٹ کے ساتھ کہ ایک مر کے بیچارہ 2 شہید 3 شہید 13 14. یہ کہاں گئی, ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ 22ویں صدی میں جا رہے ہیں ہم, کہ ہم کدھر رہ گئی ہے وہ پرانے زمانے کے, ابھی ہم گھوڑوں پہ تلواروں کی طرح لڑ رہے ہیں کہ جی بادشاہیت ہے. الیکشن کمیشن کانسٹنٹلی فیئر ہوتے جا رہا ہے. آپ کو میں بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں, آج میں آپ کے سامنے یہاں لائیو شو ہو رہا ہے نا, ریکارڈنگ تو نہیں ہے, لائیو بیٹھا ہوں نا لائیو. تو یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اوتھ پہ کینڈیڈیٹ کا ہم نے اوتھ لیا, مزار کے باہر نہ ٹریفک روکی, اور اس کے بعد نیشنل اینتھم ہم نے گایا.
पाकिस्तान का कौमी तराना, हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का कौमी तराना सारे कैंडिडेट्स ने गाया। तो मुझ पे और हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, हम पे एफआईआर कट गई है कि जी हमने लाउड स्पीकर एक्ट की वायलेशन की है, और एफआईआर में हमें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। माने इस तरह का इलेक्शन हो रहा है, मैं तो आपके सामने बैठा हूं। तो ये स्टेट मशीनरी को जब इन्वॉल्व करते हैं तो ये ड्रामा ही है हर जगह। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं हर तरीके से, तो बोलते हैं जी पाकिस्तान की टांगे, पाकिस्तान की। हम तो कह रहे हैं कि अमन और अमान से एक साफ और शफाक इलेक्शन प्रोसेस बनाएं। बाकी अगर लोग चाहते हैं कि चाइना कटिंग वालों को दोबारा इलेक्ट कर लें, बिस्मिल्लाह, वो लोगों की मर्जी है, वो लोग अपने ऊपर खुद मुसल्लत कर लें। हम तो ना हम पुलिस के गार्ड लेके घूमते हैं, ना हम तो आम पाकिस्तानी शहरी, हम चाह रहे हैं कि कराची, मैं कराची की बात करता हूं कि कराची के अंदर एक अमन अमान आ जाए। और रोहेल भाई भी इससे एग्री करेंगे कि अगर कराची दिल और दिमाग है पाकिस्तान का, तो अगर पाकिस्तान का कराची के अंदर अमन अमान आता है, ये पूरा रीजन उठ जाएगा। ये दुबई शुबई कुछ नहीं है कराची के आगे। कराची इज मैसिव, कराची में सब कुछ है। अब आप इंटीरियर सिंध में भी यही हुआ, आपको यकीन, क्योंकि मुझे तजुर्बा है, मैं इन्हें 208 जैकबाबाद से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुका हूं, हालांकि मैं वहां से नहीं। पोलिंग स्टेशन बेचते हैं आके छोटे वडेरे कि साईं हमारे पोलिंग स्टेशन में 2500, 300, 2300 वोट है, सौदा करो, और जो ज्यादा पैसे दे दे वो जाके उसको पोलिंग, आधा एडवांस है तो आधा इलेक्शन के बाद। आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो लोकल फ्यूडल के सामने खड़ा हो जाए। आम आदमी इलेक्शन लड़ने जाता है, वो बकरी चोरी के इल्जाम में उसको अंदर कर देते हैं। इलेक्शन का दिन जब वोटिंग का टाइम खत्म हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबको बाहर निकाल के दरवाजा बंद करता है, अपनी मर्जी से इलेक्शन का रिजल्ट बना के रख देता है। ये जो आप इतनी खौफनाक शक्ल दिखा रहे हैं अली जाजी साहब, एक सेकंड, ये जो आप इतनी खौफनाक शक्ल दिखा रहे हैं, खान साहब तो लाहौर के हलकों के पीछे पड़े रहे, उनको तो चाहिए था ये जो आपने बातें बताई हैं सिंध में जीना आराम कर देते, वहां जाके बताते। वो तो धांधली, लाहौर वाली धांधली से भी बड़ी। देखिए, हुकूमत वक्त फेडरल गवर्नमेंट में पीएमएलएन बैठी है। पीएमएलएन ये अगर ये वॉर फुटिंग पे इसको उठा ले रहा कि इलेक्टोरल सिस्टम ठीक करना है, वो अब वो अलीम खान कागज लेके घूम रहा है कि जी इतने सारे वोट चेंज हो गए। अगर नहीं चेंज हुए तो उसको जवाब दें, खत्म करें। अगर चेंज हुए तो कैसे चेंज हो गए? आप नहीं, मेरा सवाल आप दूसरे एंगल से ले लें सर। आप खान साहब आते हैं पंजाब में तो उनको मियां साहब नजर आते हैं, वो जाते हैं सिंध में तो वो बिलावल के पीछे पड़ जाते। सर ये मुखालफत की सियासत है ना, इश्यूज की सियासत तो कुछ और है। तो ये फील आ रहा है कि खान साहब ने जहां भी जाके वोट लेना है, खान साहब ने मुखालफत पे लेना है। इमरान मेरी बात सुने, एक जमात रह गई है, वो बाकी सारे के सारे आपको नजर आ गया है। अभी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, आपको सारा नजर आ गया। पीपल्स पार्टी जाके स्पीकर को, ये ऑपोजिशन की पार्टी है, ये क्या अच्छा अपना खड़ा कर देते कैंडिडेट, ये ऑपोजिशन की पार्टी है कि जाके वोट दे दे। ये डील हो गई है इनकी। मुझे लगता है एस्टेब्लिशमेंट के को आर्मी नाराज है। रेंजर्स वो यहाँ इलेक्शन करके बैठे, उन्होंने लोग पकड़े, पता नहीं कौन, खुद ही कह रहे हैं आर्मी चीफ, आपने कहा कि रॉ के लोग पकड़े गए यहां से और बलूचिस्तान में, और पता चला जनाब जिनके साथ जिनके ऊपर इल्जाम लगाए वो वापस असेंबलियों में आ गए हैं। बिस्मिल्लाह, बड़ी जबरदस्त जमहूरियत है, जमहूरियत बचा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये कैसे, ये कौन सा सिस्टम है? मुझे जरा लेकिन हालात बेहतर भी तो हुए हैं ना। देखें अली साहब, हालात वहां बेहतर भी हुए। मैं वो सवाल खान साहब वाला जो है, जो इमरान खान साहब का सवाल है, वो रियल सर, ये सारा कुछ कर सकते हैं, स्टील मिल चलाने से नहीं रोक सकते आपको, बड़ा तजर्बा है मियां साहब का उसमें, उससे नहीं ये आपको रोक सकते। सर वो खसारे में कैसे चली गई? सर इमरान असल पे ज़ैदी अगर गुस्सा ना करे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि खान साहब को अभी तजर्बा नहीं है। देखें, जो स्टील मिल लगी थी वो आप ज़रा गौर कीजिए किस ज़माने में लगी थी। अब टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है? अब आपके पास अगर वो टाइम होता तो मैं आपको, सर टेक्नोलॉजी आपने इंप्रूव करनी है, पीपल्स पार्टी ने करनी है, आपने करनी है। मेरी गुजारिश, अब ये सवाल उन 11 साल वाले लोगों से क्यों नहीं पूछते? मुशर्रफ से सर, वो 8 अरब रुपए मुनाफा छोड़ के गया। झूठ कहता है। आप देख लीजिए, अब देख लीजिए उसको जरा। यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। अच्छा अली जाई साहब झूठ बोल रहे हैं, खान साहब कोई मुनाफा नहीं छोड़ के गया। नहीं, मैं वो आप मुझे फैक्ट दे दें सर सारे, आप गवर्नमेंट ऐसा फैक्ट दे दें। मैं वही कह रहा था ना, क्या मुशर्रफ मुनाफा नहीं छोड़ के गए? ये खान साहब की प्रॉब्लम क्या है? खान साहब कमाल हो गया कि इनको आती है चिट। ये पूरी हुकूमत खड़े होते हैं ना, पे बैठी इनको चिट आ जाती है और उस चिट को पढ़ के बोलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद अब अच्छा, मैं एक इमरान, आप छोड़ रोहेल साहब, ज़्यादी आप प्लीज आप बोलते रहे, मैं बोला हूं इसमें। मेरा ख्याल था बड़े महज़ब आदमी हैं। नहीं वो आपके लिए मेरे ख्याल में आपके लिए ओबामा ने आपके लिए कहा है।
मैं समझता कि आप बड़ी अच्छा, गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने बड़ी आपके किसी लीडर मजहब को लग मैं रहे थे अगर ये आप। कहूं कि नवाज शरीफ खुद ही झूठ के ऊपर बैठा हुआ है, पूरी हुकूमत आपकी झूठ पे बैठी है, आपको कैसा लगेगा? मैंने तो कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। अब मजेदार बात ये है, अगर आपको सच का चेहरा, मैं अगर क्या आप इनको लोगों ने समझाऊं? इतना झूठ बोला मैं है, किसके लिए कह रहा हूं झूठ? आप facts मुशर्रफ हैं, के लिए। facts हैं। माशाल्लाह, मैं कि आप उस इनको झूठ को समझ सच नहीं आ समझने लगे, तो इसमें मेरी क्योंकि गलती अपने तो नहीं है। लीडर से इतने ज्यादा इंप्रेस समझ आपको नहीं आती कि आप झूठ पे बैठे हुए। कि मैं कह रहा हूं कि परवेज मुशर्रफ जो कह रहा था वो झूठ में मबनी थी। तो सर फिर तो खान साहब तजुर्बाकार ना हो के भी बेहतर है सर, अगर ये मैं आपको ये कर रहा हूं कि आप जरा समझने की कोशिश परवेज मुशर्रफ करें कि ये सारी बातें आप करेंगे, आप सामने अपने फैक्ट्स रख के गवर्नमेंट देगी ना सर। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, आपने अगर मुझे ये कहा होता इमरान तो मैं किसी से अर्ज करता, नेक्स्ट किसी में को सर कह देता, प्रोवाइड कर दें सर। मैं किसी को कह देता, मैं उससे कहता कि मुझे उसके जो फैक्ट्स हैं वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपके प्रोग्राम में वो आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आपको पता चल जाए ये कब शुरू हुई, इसके वजूहात क्या हैं, इसके मुनाफा ना कमाने की वजूहात क्या है, कि क्यों ये इस खसारे में गई। उसके लिए मैं ये कहूँगा ये आपको थोड़ा सा फैक्ट्स लेने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी। आप निकाल लीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो एक मैटर है ना, आप सर आप निकाल दें, हमें निकाल दें सर कि कब ये कितने मुनाफे में थी और ये नुकसान में कब गई। मैं वो ये कह रहा हूँ ना, ये आप ये चीफ नहीं कह जस्टिस सकते ने कि स्टील मिल 2.5 साल बेचने के से- लिए रोक दी थी, जिसको जो इनकी पार्टी में आ गए। अली जदी आप क्यों बोलते जा रहे हैं फजूल? मतलब आपको मेरा ख्याल है कि शायद ये कसम क्या खाई हुई है, सुमो मोटो में ये नहीं कह रुका रहा था हूं। स्टील मिल का? अब आप ये अच्छा चलो सर इसका जवाब कंक्लूड करने के, अगर मियां नवाज शरीफ साहब स्टील मिल नहीं चला सके तो कोई नहीं चला सकेगा। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि बात ये नहीं है, बात ये है कि देखना ये है कि उस मैंने आपको जो कहा पहले आप फैक्ट्स देखें कि फैक्ट्स क्या है, क्यों नहीं जा रही वो स्टील मिल जो फायदे में जा रही थी, जो कमाई कर रही थी, जो आपका एक असासा है स्टेट का, वो उसके इस तरह नुकसान में जाने की वजूहत क्या है। इमरान आपको उस पर देखना होगा, आप उसके फैक्ट्स देखिए, उसके बाद आप डिस्कस कर लीजिए। नहीं मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है उसके फैक्ट्स देखिए और उसको ठीक कर दे, ज्यादा बेहतर ये है कि बजाय हर चीज को बारी बारी मीडिया में डिस्कस करें, उनको बेहतर करना है। ज्यादा उसके ऊपर इतना ज्यादा 2.5 साल तो हो गया ना सर आपको भी। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, आपने इतना ज्यादा उसके ऊपर बर्डन डाल दिया हुआ है कि वो अब उसको निकालने के लिए 2 दफा तो उसको बेल आउट पैकेज दे दिया उसको। अब उसका मसला एक नहीं है, उसके मसले बहुत सारे हैं। ठीक, आपने कभी ये सुना, आपने ये बात आप तक आई है कि उसकी जमीन में कब्जा कर लिया गया हुआ? जी बिल्कुल, मीडिया नहीं बताई थी जी, मैं वही गवर्नमेंट ने नहीं, मीडिया ने बताई। वही अर्ज कर रहा हूं ना। अच्छा तो ये किसका है? ये मामला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है उस गवर्नमेंट को जिसका ये जिम्मेदारी बनती है, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है, उसको कहा जा रहा है कि मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, मैं शायद तीसरा भी वक्त दे दूं। तो इस पे अगर आप चाहें तो इन मामलात पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि दूसरे मरहले में भी क्या सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में पीएमएलएन वही सिचुएशन होगी या शहर बदलने के साथ सिचुएशन भी कुछ बदलेगी? देखिए पहली बात तो ये कि अभी आप जो स्टील मिल की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ स्टील मिल और पीआईए ये वो 2 इदारे हैं जो आपके प्रॉफिटेबल इदारे थे, मुनाफा बख्श इदारे थे। क्या हमें सबसे पहले ये नहीं देखना चाहिए, और हम नहीं जानते कि इनको बर्बादी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मैं किसी एक शख्स को या गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। आज जो इनकी नौबत है, इनको मुनाफा बख्श बनाने के लिए क्या ये सब लोगों को नहीं मालूम कि वहाँ ओवरहेड्स और ये जो भर्तियाँ की गई लोगों की, उनको सियासी बुनियादों पर वहाँ डाल दिया गया, वो इदारे जो हैं वो इस तरह वो बैठ गए। तो अगर ये इस तरह के मामलात हुए हैं, और दूसरी तरफ आईएमएफ की बातचीत हो रही है, देखिए आईएमएफ एक ऐसा इदारा है जो आपको जब लोन देते हैं, उन्होंने वो लोन रिकवर करने के लिए आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस लगानी होती हैं, और यही वो कंडीशंस हैं जिसके तहत बारहा कभी किसी चीज के नर्ख में इजाफा होता है, कभी हमें बताया जाता है फलां चीज को प्राइवेटाइज कर दो। ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। उन्होंने चूंकि आपसे कर्जे वापस लेने हैं, और वो कर्जे वापस लेने के लिए भी देते हैं, ये भी हो चुका है। ये दुनिया की तारीख में एक बड़ी नुमाया चीज है जो उभर कर सामने आती है, और थर्ड वर्ल्ड नेशंस के साथ ये माजी में भी हुआ, अब भी हो रहा है, और शायद आइंदा सर नतायज चेंज होंगे या वैसे ही आएंगे? सर बिल्कुल, मेरे पास 30 सेकंड है। लोगों में शक्को शुबहात हैं, ये प्रॉफिट अदा करने वाली दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम उसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसको निकालें। तो ये चीजें सबके सामने डिस्कस उस तरह नहीं हुई, और बैठ के टीवी पे कह देना कि जनाब इसके अंदर अब बहुत पुराना हो गया। अच्छा, यही मामला आपकी वो बिजली की तरफ है, वो नंदीपुर का मामला आपके सामने है, हमने उसको अपग्रेड किया, चल गया सर, बिजली मिले। सर विजिट करवा दें सर मीडिया को, हमें लेना है, एक विजिट करवा दें कुछ मेगावाट जो है वहां से। नहीं मीडिया को एक विजिट करवा दें, साथ अपोजिशन को ले जाए। रोकता है कोई? नहीं सर वो रोकते हैं सर, मैं सही बता रहा हूँ आपको, हमने भेजा, वो रोकते हैं वहां, करवा दें, हम चले जाते हैं। मैं जाता हूँ सर कैमरा लेके।
بتاؤ کروا دیں. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, وقت ختم ہو گیا. ناظرین کل ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.